हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो साइंस के लेसन प्लान हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है सबसे ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम विषय, उपविषय और प्रकरण लिखते हैं। जैसे हमारा साइंस का टॉपिक है तो विषय विज्ञान हो जाएगा, उपविषय भौतिक विज्ञान हो जाएगा और प्रकरण जो है हमारा प्रकरण होता है टॉपिक। ठीक है। तो जो टॉपिक है जो हम क्लास में पढ़ाएंगे वो विद्युत हो जाएगा। ठीक है। विद्युत है इसमें और विद्युत को अंडरलाइन करना पड़ेगा। फिर जैसे इस साइड हमने कक्षा, वादन और अवधि लिखा है। ठीक है। तो वैसे तो ये माइक्रो टीचिंग का है, लेकिन इसमें हमें आठ, ये कक्षा आठ का है, वादन पाँचवा है और अवधि 40 मिनट है इसकी। ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य, उसके बाद जो सामान्य उद्देश्य आते हैं, जैसे इसमें जो दिया है कि जो हमने इसमें, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान, जो ये चीज़ें हैं, ये जब हम लेसन प्लान कॉपी में बनाते हैं तो हम इनको कॉपी में लिखते हैं। लेकिन जब हम किसी क्लास में रियल रियल टीचिंग पे जाते हैं तो हम ये चीज़ें नहीं बोलते हैं। ना सामान्य उद्देश्य बोर्ड पे लिखे जाते हैं, ना विशिष्ट विशिष्ट उद्देश्य, ना सहायक सामग्री, ना पूर्व ज्ञान। हम सीधे प्रस्तावना प्रश्न से शुरू करते हैं और प्रस्तावना प्रश्न भी बोर्ड पर नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद क्या है, जैसे सामान्य उद्देश्य हैं तो ये साइंस विज्ञान विषय का लेसन प्लान है। तो इसमें क्या होगा कि जो सामान्य उद्देश्य होंगे वो साइंस के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, वै सृजनात्मकता विकास करना, वैज्ञानिक सृजनात्मकता का, छात्रों में तर्क एवं निरीक्षण तथा विज्ञान के सत्यों का विकास करना। ठीक है। तो छात्रों को विज्ञान विषय का क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि पैदा करना। तो ये इस टाइप के ये सामान्य उद्देश्य हैं जो हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं साइंस के, तो वो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे इसमें। उसके बाद जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, मतलब कि जो हमारे क्या है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम इस लेसन को पढ़ा के, मतलब अपने स्टूडेंट्स में जो चेंजेस हम देखना चाहते हैं तो वो क्या होंगे। अब जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होंगे कि छात्र विद्युत के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक है। बोधात्मक उद्देश्य होंगे, जैसे छात्र विद्युत उपकरणों में अंतर कर सकेंगे। फिर क्रियात्मक उद्देश्य लिखेंगे। ठीक है। विद्युत उपकरणों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। ठीक है। तो विशिष्ट उद्देश्य हो गए कि जो हम छात्रों में जो हम चेंजेस लाना चाहते हैं, ठीक है, उनके कॉग्निटिव बिहेवियर और साइकोमोटर जो होता है उस उन साइकोमोटर एस्पेक्ट्स में जो हम चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो विशिष्ट उद्देश्य में आ गए। ठीक है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। उसके बाद सहायक सामग्री आती है, जैसे चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक। ये चीज़ें हमें अपनी टीचिंग के समय हमें अपने साथ ले जानी होती है। उसके बाद जो हमारा है पूर्व ज्ञान। अब जैसे हम किसी भी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमारा जो लेसन प्लान होता है वो स्टूडेंट्स की, वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के पे बेस्ड होता है। ठीक है। हम अपने मन से कोई भी ऐसा लेसन प्लान नहीं बना सकते हैं। ठीक है। लेसन प्लान वो होगा जो स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होगा, जो बच्चों को जिसके बारे में थोड़ा बहुत पहले से ज्ञान होगा। ठीक है। जो सामान्य जानकारी, तो देखिए इसमें लिखा है कि छात्र विद्युत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब उसके बाद जो मेन चीज़ है प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है। जो प्रस्तावना प्रश्न है, जब भी हम किसी भी क्लास में एंटर करते हैं सबसे पहले तो हम ब्लैक बोर्ड एंट्री करते हैं। और ब्लैक बोर्ड एंट्री में सिर्फ विषय, उप विषय, प्रकरण आता है और ये कक्षा, वादन और अवधि आता है 8, 5, 40। जैसे विद्युत के नीचे हमने अंडरलाइन करा है और ये प्रकरण भी हम बाद में लिखते हैं। सबसे पहले हम जब क्लास में जाते हैं तो हम ये इसको यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री करेंगे और हम विज्ञान, जैसे विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, कक्षा, वादन और अवधि वहाँ पे लिख देंगे और प्रकरण की जगह पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है, जब हम क्लास में जैसे हम एंटर करें, हमने प्रस्तावना प्रश्न पूछना शुरू करें। ठीक है। तो हम जैसे उनसे भी ऐसे पूछेंगे कि हमें तारे कब दिखाई देते हैं, या हम जैसे क्लास में गए और हम बच्चों से ऐसे पूछेंगे कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और जिस किसी को भी इसका उत्तर आता हो तो अपने हाथ खड़ा करें और एक एक करके आंसर दें। ठीक है। तो जैसे फिर उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। तो जैसे तारे कब दिखाई देते हैं। ठीक है। तो तारे हमें, जैसे ये छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं जो हम पूछते हैं। ठीक है। और जो छात्र क्रियाएं हैं, जो स्टूडेंट हमें जो आंसर देंगे, जो बच्चे हमें आंसर देंगे, जैसे तारे हमें रात में दिखाई देते हैं। अब इसी से रिलेटेड हमें दूसरा क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। इसी से रिलेटेड होना चाहिए क्वेश्चन कि रात्रि के समय हम प्रकाश के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो रात्रि के समय हम प्रकाश के लिए बल्ब, मोमबत्ती आदि का प्रयोग करते हैं। बल्ब किससे प्रकाशित होता है, तो बल्ब प्रकाशित विद्युत से होता है। तो बच्चे ये आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभार जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अलग आंसर भी दे देते हैं। तो हमें क्या है कि कोई और करके हमें किसी दूसरे स्टूडेंट से उसका आंसर पूछ के, और कोई बताना चाहेगा ऐसे करके हमें किसी दूसरे स्टूडेंट से उसका आंसर पूछना चाहिए। ठीक है।
उसके बाद क्या है कि विद्युत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर वो नहीं दे पाएंगे, वो सामान्य जानकारी रखते हैं तो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। उसके बाद जो हम बोलेंगे, जो हमारा उद्देश्य कथन होगा, तो हम ये भी बोर्ड पे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। उद्देश्य कथन इसमें से कुछ भी बोर्ड पे नहीं लिखा जाता है। तो छात्रों, आज हम विद्युत के विषय में अध्ययन करेंगे, और जब हम ये अपना उद्देश्य कथन बोलते हुए हम यहाँ पे प्रकरण पे, जब हम यहाँ पे उद्देश्य कथन बोलेंगे कि छात्रों आज हम विद्युत के विषय में पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे प्रकरण में भी, तो हम यहाँ पे प्रकरण में विद्युत लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर ये क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य, मूल मूल्यांकन प्रश्न, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमारी आती हैं। हम इसको ऐसे करके डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे क्रम संख्या हो गया कि प्रश्न और शिक्षण बिंदु क्या है। अब जैसे इसके बाद जो छात्र अध्यापक क्रियाएं, तो हमने जैसे हमने उद्देश्य कथन में बोला कि आज हम विद्युत के विषय में पढ़ेंगे, तो हमें सीधे ही विद्युत स्टार्ट नहीं करना होता, फिर हमें उसके लिए पहले विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। ये भी बोर्ड पे नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। तो विकासात्मक प्रश्न में टॉर्च में प्रकाश के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न बनाया है कि टॉर्च में प्रकाश के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो टॉर्च में प्रकाश के लिए सेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। सेल किसे कहते हैं, तो ये अस्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल सबको पता होता है, लेकिन अगर हम सेल किसे कहते हैं ये थोड़ा हम इसमें पढ़ेंगे तो बच्चे इसका उतना अच्छी तरह आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये अस्पष्ट हो जाएगा। फिर हमें सेल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु होगा वो हमारा सेल हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है, जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है, जैसे यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु सेल है, तो विद्युत परिपथ के अवयवों को प्रतीक चिन्हों द्वारा लिखा जाता है। इन चिन्हों को मैं सेल का प्रतीक दो समांतर रेखाओं द्वारा, जिसमें बड़ी रेखा धन टर्मिनल तथा छोटी रेखा ऋण टर्मिनल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सेल का उपयोग टॉर्च, रेडियो, रिमोट कंट्रोल आदि में किया जाता है, ठीक है। तो ये छात्र जो हैं, फिर यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और ये विधि कौन सी है, क्योंकि हम बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। और हम इसी चीज़ को क्या है कि इसी चीज़ को नहीं, जो हम बोल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमें जो डेफिनेशन है, ठीक है, जो हमने विद्युत परिपथ की डेफिनेशन दी और जो सेल की हमने डेफिनेशन दी, तो थोड़ा बहुत हमें उसको बोर्ड पे लिखना पड़ता है। और बोर्ड के लिए हमें ऐसे ब्लैक चार्ट, बोर्ड के लिए हमको ऐसे ब्लैक चार्ट, ये इस टाइप से हमें ब्लैक चार्ट काट के हमें यहाँ पे लगाने होते हैं। और जैसे ये है, ये छोटी रेखा टर्मिनल और बड़ी रेखा टर्मिनल, धन टर्मिनल, ये सेल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रदर्शन विधि हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे ये मैंने यहाँ पे ये, जैसे यहाँ पे ये जिसका है, तो इसने यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि सेल को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। जब हम ये सारी चीज़ें कर चुके होंगे, हमने अपनी डेफिनेशन समझा दी, और बोर्ड पे हम अपनी लिख चुके हैं विद्युत परिपथ और सेल की डेफिनेशन लिख चुके हैं, और ये हम ये चार्ट द्वारा इसको दिखा चुके हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, जो यहाँ पे जो लिखा है कि सेल को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे। फिर हम अपना जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है, जो सेकंड शिक्षण बिंदु है, उसकी ओर बढ़ेंगे। अब जैसे उसके लिए क्या होगा कि विकासात्मक प्रश्न, फिर से हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करना होता है, ठीक है। तो सेल की आवश्यकता कहाँ होती है। अब ये जो सेकंड शिक्षण बिंदु है हमारा, जो दूसरा शिक्षण बिंदु है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सेल की आवश्यकता कहाँ होती है, तो हमें प्रीवियस वाले शिक्षण बिंदु से ही कोई क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। तो सेल की आवश्यकता हमें रेडियो, रिमोट कंट्रोल आदि में होती है। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टॉर्च, रेडियो, रिमोट कंट्रोल आदि में किया जाता है सेल का उपयोग। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये बना सकते हैं, और ये प्रश्नोत्तर प्रविधि होगी, ठीक है। तो विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि होगी। अब उसके बाद विद्युत बल्ब क्या होता है, तो ये अस्पष्ट हो जाएगा, मतलब बच्चे इसका आंसर तो देंगे लेकिन उतना अच्छी तरह नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिर वही सेकंड जो हमारा शिक्षण बिंदु है, फिर हम यहाँ पे विद्युत बल्ब करके विद्युत बल्ब की जो परिभाषा है, जो विद्युत बल्ब के बारे में हम अपने छात्रों को बताना चाह रहे हैं, वो लिखेंगे। मतलब वो हम उन्हें व्याख्यान विधि से बताएंगे, तो हम यहाँ पे विधि में व्याख्यान विधि लिखेंगे। और यहाँ पे जो ये क्या है, ये प्रदर्शन विधि है, ठीक है। यहाँ पे हम ये चार्ट है, और ये हम जो परिभाषा हम उनको दे रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ बोर्ड पे भी एंटर करना पड़ता है, बोर्ड पे भी लिखना पड़ता है। तो उसी को ही हम यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखेंगे,
कि विद्युत बल्ब में एक तंतु होती है जिसे फिलामेंट कहते हैं, तो इस टाइप से हम यहाँ पे लिख लेंगे। ज़रूरी नहीं है जितना हम बोल रहे हैं उतना ही लिखें, ठीक है, उसको थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो परिभाषा है वो पूर्ण होनी चाहिए अपने आप में, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, बल्ब का फ्यूज़ होना किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने बल्ब का फ्यूज़ होना कहते हैं जब तापमान जो फिलामेंट है तब तो होकर ज़्यादा तब तो होकर पिघल जाता है, तो उसे फ्यूज़ होना कहते हैं, ठीक है। तो बल्ब का फ्यूज़ होना किसे कहते हैं, हमने ये मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे। उसके बाद फिर वही चीज़ सेम चीज़ें फॉलो करनी है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना थर्ड शिक्षण बिंदु है उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले भी हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे। जैसे यहाँ पे पूछा है कि विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, तो ये बच्चे प्रवाहित होने पर बल्ब प्रकाशमान हो जाता है, ठीक है। तो बंद परिपथ क्या होता है, उसके बाद ये बंद परिपथ क्या होता है, तो बच्चे इसको उतना अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ आंसर तो देंगे वो, लेकिन उतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें बंद परिपथ को शिक्षण बिंदु जो हमारा थर्ड हो जाएगा वो बंद परिपथ हो जाएगा। छात्र अध्यापक कथन, ठीक है। तो जब विद्युत धारा सेल, फिर हम वही परिभाषा देंगे और ये ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे। तो कॉपी में दिखाने के लिए हमें एक ब्लैक चार्ट पे लिखना पड़ता है, और ये क्या है, जो हम यहाँ पे ये जो चार्ट जैसा जो हमने यहाँ पे जो चार्ट लगाया है, ये क्या हो जाएगा, प्रदर्शन विधि हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम इसको रियल उसमें लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये चार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक लेसन प्लान है। उसके बाद क्या होता है, हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। जब ये हमारे जो शिक्षण बिंदु हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद हम एक पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं कि जैसे पुनरावृत्ति प्रश्न में हम जो भी हमने टॉपिक पढ़ाए हैं, जो भी हमारे शिक्षण बिंदु हैं, तो उससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न बना के उनसे पूछ सकते हैं, या उनको गृह कार्य में दे मतलब उनसे पूछते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न में हम रिक्त स्थान भरिए, सत्य असत्य, ठीक है। तो इस टाइप के हम प्रश्न बना सकते हैं। और फिर ये निरीक्षण कार्य और ये सारी चीज़ें, जैसे अध्यापक या अध्यापिका कक्षा में घूमकर छात्रों का निरीक्षण करेगा, गृह कार्य हम उन्हें कोई, फिर उसके बाद हम उन्हें गृह कार्य देते हैं। तो विद्युत सेल और विद्युत बल्ब के विषय में आप विस्तार पूर्वक बताइए, तो ये मतलब ये गृह कार्य हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा एक लेसन प्लान होता है वो बनाया जाता है। थैंक यू।